गैंगरेप की जांच का पहला चरण अब पूरा हो गया है। यह जांच इंग्लैंड के लंबे इतिहास के सबसे भयानक कांडों में से एक की पड़ताल के लिए शुरू की गई थी। यह देश भर के कस्बों और शहरों में चलाया गया एक सुनियोजित अभियान था, जिसमें कमजोर लड़कियों, मुख्य रूप से गोरी ब्रिटिश, को गिरोहों ने निशाना बनाया था। इन गिरोहों में ज्यादातर पाकिस्तानी मूल के मुस्लिम पुरुष शामिल थे। अपराधों का ब्यौरा यूनाइटेड किंगडम के हर इलाके में दशकों से रेप करने वाले गैंग बच्चों का सुनियोजित तरीके से शोषण करते रहे हैं। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर चिल्ड्रंस केयर एंड प्रोटेक्शन की स्वतंत्र अध्यक्ष एलेक्सिस जे ने 70 के दशक की पहचान उस समय के तौर पर की है जब अप्रवासी रेप गैंग ने पहली बार ब्रिटेन की लड़कियों को परेशान करना शुरू किया था। हालांकि ब्रिटिश न्यूज़पेपर आर्काइव से पता चलता है कि खास तौर पर पाकिस्तानी रेप गैंग का पहला दर्ज मामला 1955 का है, जब ब्रैडफोर्ड में रहने वाले 4 पाकिस्तानियों पर मिडिल सबरा की 15 साल की लड़की के साथ रेप का आरोप लगाया गया था। यह घटना तब हुई थी जब ब्रिटिश नेशनैलिटी एक्ट 1948 के तहत उपमहाद्वीप और कैरिबियन जैसे पूर्व औपनिवेशिक क्षेत्रों के लोग बड़ी संख्या में यूनाइटेड किंगडम आने के योग्य हो गए थे, जो शुरुआत में इक्का दुक्का और छोटे पैमाने की घटनाएं थीं। वे समय के साथ सुनियोजित और बड़े पैमाने पर होने वाले अपराधों में बदल गईं। हाल के दशकों में ये भयानक अपराध और बढ़े हैं, खासकर टोनी ब्लेयर की 1997 की जीत और सुनियोजित बड़े पैमाने पर अप्रवास की शुरुआत के बाद। संख्या बढ़ने के साथ शोषण के मौके भी बढ़े। अपराधियों ने संगठित नेटवर्क बनाए जो पीड़ितों को कस्बों और शहरों के बीच ले जाते थे और लड़कियों को कई वयस्क पुरुषों के बीच सौंपते थे। इन सभी इलाकों में एक ही तरह के तरीके अपनाए गए। 11 साल तक की लड़कियों को तोहफे, शराब और ड्रग्स का लालच देकर निशाना बनाया जाता था। उन्हें स्कूल के गेट, केयर होम और सड़कों से टैक्सी में बिठाकर घरों, फ्लैटों, रेस्तरां और होटलों में ले जाया जाता था और फिर पुरुषों के समूहों द्वारा बार बार रेप किया जाता था। अपराधियों के बीच सौंपा जाता था। काउंटी की सीमाओं के पार तस्करी की जाती थी और कई मामलों में गर्भवती कर दिया जाता था या जबरन गर्भपात कराया जाता था। ज्यादातर पीड़ितों ने हिंसा सही। उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए उनका वीडियो बनाया गया या उनसे कहा गया कि वे व्हाइट ट्रैश या काफिर हैं जो सजा के हकदार हैं। हर स्तर पर अधिकारियों, जिनमें पुलिस, सामाजिक सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूल, लाइसेंसिंग संस्थाएं और राजनेता शामिल हैं, को इन तौर तरीकों और खुफिया जानकारी के बारे में पता था। फिर भी वे देश के बच्चों की सुरक्षा करने में नाकाम रहे। सबूत बताते हैं कि बार बार रेप, तस्करी, टॉर्चर, गर्भावस्था, जबरन इस्लाम में धर्म परिवर्तन और जीवन भर के सदमे का एक राष्ट्रीय घोटाला दशकों तक चलता रहा, जिसे संस्थागत इनकार, राजनीतिक हिसाब किताब और नस्लवाद के आरोप के डर ने बढ़ावा दिया। इस रिपोर्ट में बताई गई आपराधिक घटनाओं की जानकारी, कोर्ट के रिकॉर्ड, देश भर में हुई सरकारी और गैर सरकारी जांच और जांच के दौरान गवाहों के बयानों से ली गई है। ये घटनाएं साबित करती हैं कि ये कभी भी अलग अलग जगहों पर हुई स्थानीय नाकामी की घटनाएं नहीं थीं। यह बच्चों के यौन शोषण का एक सुनियोजित देशव्यापी पैटर्न था, जो उत्तर से लेकर दक्षिणी तट तक एक के बाद एक कस्बों और शहरों में दोहराया गया। जांच के संपर्क में आए लगभग सभी गवाहों ने अपराधियों की एक ही तरह की जातीय और धार्मिक पहचान बताई। ब्रिटेन भर में गैंगरेप की समस्या बड़े पैमाने पर फैली हुई है। 2.5 लाख का आंकड़ा सीधे तौर पर 14 मई 2019 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लॉर्ड पियर्सन ऑफ रेनोच के बयान से आया है। क्या सरकार यह मानती है कि अगर हम रोदरहैम पर जे रिपोर्ट और टेलफोर्ड और ओक्सफोर्ड की अन्य रिपोर्टों के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर अनुमान लगाएं तो इस सदी में 2.5 लाख से ज्यादा युवा गोरी लड़कियों के साथ रेप हुआ है, जिनमें से ज्यादातर घटनाएं मुस्लिम पुरुषों द्वारा की गईं और अक्सर कई सालों तक दिन में कई बार ऐसा हुआ। उन्होंने आगे कहा कि यह संख्या शायद असल संख्या से कम है। अब इस अनुमान को और ज्यादा समर्थन मिला है क्योंकि मुख्य जांचों में दर्ज पैटर्न के आधार पर और डेटा इकट्ठा किया गया है। रोदरहैम जे रिपोर्ट 2014
1997 और 2013 के बीच कम से कम 1400 लड़कियों का शोषण हुआ। कुछ नए अनुमानों में यह संख्या इससे भी ज्यादा है। अपराधी ज्यादातर पाकिस्तानी मुस्लिम पुरुष थे। टेलफोर्ड जांच 2022। कई दशकों में 1000 से ज्यादा बच्चे, मुख्य रूप से लड़कियां, शिकार बने और इसमें भी अपराधियों की पहचान वैसी ही थी। राष्ट्रीय स्तर पर फैलाव, दर्जनों कस्बों और शहरों में ग्रूमिंग गैंग मॉडल की पुष्टि हुई है। रूपर्ट लो एमपी की अगुवाई में हमारी स्वतंत्र जांच में ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि ये सुनियोजित गतिविधियां देश के हर कोने में फैली हुई थीं, कम से कम 150 स्थानीय अथॉरिटी जिलों में। जब रोदरहैम टेलफोर्ड पैमाने को देश भर में दर्ज मामलों पर लागू किया जाता है और सरकारी समीक्षाओं में माने गए बहुत कम रिपोर्टिंग वाले फैक्टर से गुणा किया जाता है, तो कुल संख्या कम से कम 2.5 लाख तक पहुंच जाती है। आधुनिक ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग के अपराधों के पूरे दायरे को समझने से हम अभी बहुत दूर हैं। यह मानना उचित है कि चूंकि हर तरह के यौन शोषण की रिपोर्ट कम ही होती है, इसलिए ग्रूमिंग गैंग के मामलों में भी यही बात लागू होती है। द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार अकेले इंग्लैंड में एक साल में लगभग 19,000 बच्चों की पहचान यौन शोषण के पीड़ितों के तौर पर की गई थी, जबकि सरकारी अधिकारी रेप गैंग की समस्या का नाम लेने या उससे निपटने में हिचकिचाते रहे हैं। 8 दशकों के शोषण के बाद पीड़ितों की संख्या निश्चित रूप से लाखों में होगी। इसका पूरा दायरा अभी तक पता नहीं चल पाया है। हर बड़ी समीक्षा में इस बात पर जोर दिया गया है कि दर्ज आंकड़े असलियत को बहुत कम करके दिखाते हैं। ग्रुप आधारित बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार पर बैरोनेस केसी की राष्ट्रीय ऑडिट जून 2025। ऑडिट में साफ तौर पर कहा गया है कि डेटा इकट्ठा करने के अलग अलग तरीकों और पुरानी बातों को दबाने की वजह से ग्रुप आधारित बच्चों के यौन शोषण के पैमाने, प्रकृति और विशेषताओं का सटीक अंदाजा लगाना नामुमकिन है। बच्चों के यौन शोषण की स्वतंत्र जांच IICSO और कई स्थानीय जांच 2022 से 25। इसका पैमाना जानना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि समुदाय में एकता बनाए रखने के लिए जातीयता, ग्रुप द्वारा अपराध और पुराने मामलों को अक्सर रिकॉर्ड नहीं किया जाता था या दबा दिया जाता था। अगले पन्ने पर एक हीट मैप है जो उन अलग अलग जगहों को दिखाता है जहां जांच में यह पक्का हुआ है कि रेप गैंग सक्रिय थे। मुमकिन है कि असल स्थिति इससे कहीं ज्यादा खराब हो। हर जगह पैमाना, तरीके, अपराधी का प्रोफाइल और सिस्टम की तरफ से कोई कार्रवाई न करना लगभग एक जैसा ही था। ब्रिटेन को दर्जनों अलग अलग स्थानीय घोटालों का सामना नहीं करना पड़ा। उसे एक ऐसे राष्ट्रीय घोटाले का सामना करना पड़ा जिसे सरकार ने दशकों तक बढ़ने दिया। लंदन ग्रुप बनाकर बच्चों को फंसाने और शोषण करने वाले गैंग ग्रूमिंग गैंग में के स्कैंडल में लंदन संस्थागत तौर पर सच को नकारने का मुख्य केंद्र बनकर उभरा है। जहां सच सामने आने के बाद उत्तरी शहरों में सार्वजनिक जांच हुई, वहीं राजधानी में सालों तक चुप्पी साधे रखी गई। लंदन के मेयर सादिक खान ने बार बार जोर देकर कहा है कि शहर में कोई ग्रूमिंग गैंग सक्रिय नहीं था। जैसा कि हमारी जांच में लंदन असेंबली में कंजर्वेटिव पार्टी की नेता सुजैन होल ने बताया, रेप गैंग की समस्या असल में राजधानी में बड़े पैमाने पर फैली हुई है। लंदन में ऐसे गैंग की मौजूदगी के बारे में खान को चुनौती देने के बाद हॉल के पास ऐसी महिलाओं और लड़कियों के बहुत सारे फोन कॉल आए जो इन गैंग का शिकार हुई थीं। खान व्हिसलब्लोअर, भंडाफोड़ करने वालों से मिले सबूतों को दुर्भावनापूर्ण और राजनीतिक मकसद से प्रेरित बताते हैं। उन्होंने लंदन असेंबली को बताया कि यह समस्या देश के दूसरे हिस्सों की तुलना में कहीं ज्यादा जटिल है और युवाओं का शोषण संगठित ग्रुप आधारित बच्चों के यौन शोषण के बजाय काउंटी लाइंस, नशीली दवाओं की तस्करी का नेटवर्क के जरिए किया जा रहा था। ये बयान तब दिए गए जब मेट्रोपॉलिटन पुलिस के पास ऐसी रिपोर्ट मौजूद थी जिनमें बताया गया था कि युवा लड़कियों को शराब और ड्रग्स देकर राजधानी भर के होटलों और दूसरी जगहों पर पुरुषों के ग्रुप द्वारा रेप किया जाता था। डेली एक्सप्रेस की जांच से पता चला कि खान के पास HM इंस्पेक्टर ऑफ कॉन्स्टेबुलरी के उन दस्तावेजों तक सीधी पहुंच थी
जिनमें अपराध के इन्हीं तरीकों का पूरा ब्यौरा था। उन्होंने फाइलें पढ़ी, फिर भी सार्वजनिक रूप से ग्रूमिंग गैंग्स के होने से इनकार करते रहे। शैडो होम सेक्रेटरी क्रिस फिलिप एमपी ने खान पर मामले को छिपाने में मदद करने का आरोप लगाया है और दूसरे नेताओं ने कहा है कि मेयर और मेट्रोपॉलिटन पुलिस दोनों ही लंदन में ग्रूमिंग गैंग्स के होने से इनकार करते रहे हैं। व्हिसल ब्लोअर मैगी ओलिवर और क्रिस वाइल्ड समेत कई कैंपेनर्स ने राजधानी को इनकार का आखिरी गढ़ बताया और चेतावनी दी कि वहां शोषण का स्तर देश में कहीं भी होने वाले शोषण से कहीं ज्यादा भयानक था। अब सामने आ रहे सबूत उनकी चेतावनियों की पुष्टि करते हैं। अक्टूबर 2025 में मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बच्चों के यौन शोषण के 9000 मामलों की समीक्षा की घोषणा की। नेशनल क्राइम एजेंसी ने देश भर में हजारों और फाइलों की जांच के लिए ऑपरेशन बीकन पोर्ट शुरू किया, क्योंकि शुरुआती जांच में मानवीय गलतियां, जांच में छूटे हुए पहलू और गलत तरीके से बंद किए गए मामले पाए गए थे। लंदन इस बैकलॉग का एक बड़ा हिस्सा है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस के एक पूर्व जासूस ने राजधानी में बड़े पैमाने पर बच्चों के वेश्यावृत्ति और ग्रूमिंग का जिक्र किया है, जिसके बारे में अधिकारियों को पता था, लेकिन अक्षमता, आलस और भ्रष्टाचार के कारण उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ब्रिटेन में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी लंदन में है। खान इन समुदायों के बड़े चुनावी समर्थन पर निर्भर हैं। साथ ही उनका एक जातीय धार्मिक मकसद भी है कि वे खास तौर पर पाकिस्तानी मुसलमानों की सार्वजनिक छवि की रक्षा करें। अगर यह बात बड़े पैमाने पर मानी जाती कि मुख्य रूप से पाकिस्तानी मुस्लिम पुरुषों के संगठित नेटवर्क कमजोर श्वेत लड़कियों को निशाना बना रहे थे, तो समुदाय के आपसी मेलजोल की उस कहानी को धक्का लगता जिसे लंदन के लगातार बदलते प्रशासनों, और इनमें खान का प्रशासन सबसे आगे था, ने बढ़ावा दिया था। जहां तक दूसरे अधिकारियों की बात है, नस्लवादी करार दिए जाने के डर ने मेट्रोपॉलिटन पुलिस और सिटी हॉल को उसी तरह पंगु बना दिया जैसे उनसे पहले रोदरहैम और रोचडेल में हुआ था। एक अज्ञात व्हिसल ब्लोअर ने हमें बताया कि राजधानी में सक्रिय आपराधिक गिरोह, जो आमतौर पर अल्बानियाई, सोमाली या तुर्की मूल के होते हैं, लड़कों और लड़कियों दोनों को ही खास तौर पर निशाना बनाते हैं। फिर भी संबंधित संस्थाएं अभी भी जातीयता के आधार पर डेटा इकट्ठा करने से इनकार करती हैं और जानबूझकर उन व्यवहार पैटर्न को नजरअंदाज करती हैं जिनसे कानून लागू करने वाली एजेंसियों को न्याय दिलाने में मदद मिल सकती है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस की समीक्षा, नेशनल क्राइम एजेंसी का ऑपरेशन और सामने आ रहे गवाहों के बयान साबित करते हैं कि हमारी राजधानी में बच्चों का सामूहिक यौन शोषण बड़े पैमाने पर हुआ है। यह जांच बिना किसी हिचकिचाहट के इस विफलता को दर्ज करती है। इस स्कैंडल में अपनी भूमिका के लिए खान और मेट्रोपॉलिटन पुलिस के सीनियर लीडर्स को जवाब देना होगा। जब तक राजधानी उस सच्चाई का सामना उतनी ही सख्ती से नहीं करती जितनी सख्ती की मांग दूसरी जगहों पर की जा रही है, तब तक लंदन के बच्चे खतरे में रहेंगे और सरकार भी इसमें शामिल मानी जाएगी। पीड़ितों की गवाही, हजारों ऐसे लोग हैं जो हमारी जांच टीम को सबूत दे सकते थे। नीचे हमारे उन बहादुर गवाहों की कुछ गवाहियों का सारांश दिया गया है जिन्होंने जांच की सुनवाई में अपनी बात रखी। कुछ गवाहों को अपनी सुरक्षा के लिए अपनी पहचान गुप्त रखनी पड़ी। क्लोई। अपने शुरुआती बचपन में क्लोई स्कूल में लोकप्रिय थी, पढ़ाई में अच्छा करती थी और उसकी सोशल लाइफ भी अच्छी थी। हालांकि उसके माता पिता तब अलग हो गए थे जब वह छोटी थी, लेकिन वह अपनी शुरुआती परवरिश को काफी हद तक स्थिर बताती है। अलग होने के बाद क्लोई और उसके बड़े भाई की पूरी कस्टडी उनके पिता को मिल गई, जबकि उन्हें शराब की लत थी। दूसरी ओर उसकी मां अक्सर उसकी जिंदगी से दूर रहती थीं और अलग होने के बाद बेघर हो गईं। क्लोई को अपने पिता की देखरेख में घर का माहौल आमतौर पर सुरक्षित और सहयोगी याद है। हालांकि उसके 10वें जन्मदिन से ठीक पहले पिता की अचानक मौत के बाद वह अपनी मां और मां के नए पति के साथ रहने लगी, एक ऐसा व्यक्ति जिसे वह पीडोफाइल, बच्चों का यौन शोषण करने वाला बताती है और जिसने उसका यौन शोषण किया। क्लोई की मां ने कई बार अपने पति को क्लोई के साथ गलत हरकत करते हुए पकड़ा, लेकिन इसे रोकने के लिए कुछ खास नहीं किया। एक बार
क्लोई की मां ने अपने पति को क्लोई के साथ शॉवर में पकड़ा और बीच बचाव करने के बजाय उन्होंने दरवाजा बंद किया और बाहर चली गई। उस समय क्लोई 10 साल की थी। जल्द ही शोषण रेप में बदल गया। क्लोई के सौतेले पिता उसे चुप रखने के लिए शराब और सिगरेट देते थे और उसने गांजा पीना शुरू कर दिया। उसी समय के आसपास क्लोई ने स्कूल से भागना शुरू कर दिया और बिना किसी बड़े की देखरेख के एक दोस्त के साथ शहर के सेंटर में समय बिताने लगी। वह मुस्लिम पुरुषों के समूहों, मुख्य रूप से पाकिस्तानियों का जिक्र करती है, जिनकी उम्र 20 से 50 साल से ज्यादा थी और जो उन पर ध्यान देते थे, जैसे कि सीटी बजाना और उन्हें शराब खरीद कर देना। उनमें से कई टैक्सी ड्राइवर थे जो लड़कियों को अपनी कारों में बिठाते थे और उन्हें शहर में घुमाते थे। इस चरण में कोई यौन शोषण नहीं हुआ था और हालांकि पुरुषों का व्यवहार स्पष्ट रूप से गलत था, क्लोई और उसकी दोस्त, जो तब प्राइमरी स्कूल के आखिरी साल में थीं, को बड़ों जैसा व्यवहार मिलना अच्छा लगता था। जल्द ही बहला फुसलाकर फंसाने, ग्रूमिंग का सिलसिला और तेज हो गया। शराब और बाहर का खाना देने के साथ साथ इमोशनल हेरफेर भी होता था। ये आदमी, जिनमें से कई आपस में रिश्तेदार थे, क्लोई के सामने हमदर्द दोस्त बनकर पेश आते थे। क्लोई इस प्रोसेस को ऐसे बताती हैं जैसे वे पता लगा रहे हों कि क्या आप कमजोर इंसान हैं। किस करने और मसाज करने जैसे फिजिकल कांटेक्ट आम हो गए थे। इसी बीच घर पर सौतेले पिता का दुर्व्यवहार और बढ़ गया और उनकी मां एक गार्जियन के तौर पर लगभग नदारद ही रहती थी। उस समय क्लोई के चाचा चाची पास ही रहते थे और वह अक्सर उनके यहाँ पनाह लेती थी। बचपन में उन्होंने उनके साथ छुट्टियां बिताई थीं और उन्हें लगता था कि वह उन पर भरोसा कर सकती हैं। एक बार स्कूल से भागकर वह उनके घर गई थीं और दिन भर वहीं रही थीं, जबकि उनकी मां और सौतेले पिता काम पर गए हुए थे। क्लोई को हैरानी तब हुई जब 1 घंटे बाद उनके चाचा बिना बताए उनके घर आ गए और उन्होंने उन्हें अंदर बुला लिया। थोड़ी बातचीत के बाद क्लोई के चाचा ने उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया। क्लोई ने विरोध किया तो वह मान गए और चले गए। उन्होंने अपनी मां को इस हमले के बारे में बताया और उनकी मां ने पुलिस में इसकी रिपोर्ट की। पुलिस ने क्लोई पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस घटना से पहले वह अपने चाचा को अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे लोगों में से एक मानती थी। इसके बाद कोई भी ऐसा बड़ा व्यक्ति नहीं बचा जिस पर क्लोई भरोसा कर सके या जिससे मदद मांग सके। अकेलेपन में गिरती जा रही क्लोई शहर के सेंटर में मिलने वाले मुस्लिम पुरुषों के ग्रुप के साथ और ज्यादा जुड़ती चली गई। एक शाम क्लोई की दोस्त ने सुझाव दिया कि वे पास के एक शहर चले जहां उन आदमियों में से एक का होटल रूम था। वह आदमी, जो नशे में धुत था और ड्रग्स के असर में था, उन्हें लेने आया और होटल ले गया। जब वे पहुंचे तो होटल के स्टाफ ने उन्हें देखा लेकिन कोई दखल नहीं दिया। कमरे में लड़कियों को बहुत तेज असर वाली भांग, कैनाबिस दी गई, जिससे क्लोई, जो तब 11 साल की थी, पूरी तरह नशे में चूर हो गईं। क्लोई की दोस्त को आदमियों का एक ग्रुप दूसरे कमरे में ले गया और जो आदमी वहां बचा था उसने क्लोई के साथ छेड़छाड़ की। क्लोई ने विरोध किया तो उसने उन्हें मारा। उस आदमी ने उसके साथ दोबारा यौन शोषण करने की कोशिश नहीं की, बल्कि दोनों लड़कियों को, जो अभी भी नशे में थीं, होटल से बाहर निकाल दिया और उन्हें उनके शहर वापस छोड़ने से मना कर दिया। उन्हें पैदल जाना पड़ा। उस समय आधी रात का वक्त था। क्लोई घर वापस नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसे डर था कि देर तक बाहर रहने की वजह से उसकी मां उसे मारेगी, इसलिए वह अपनी सहेली के साथ ही रुक गई। सुबह सुबह जब क्लोई की मां ने उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस उसे उसकी सहेली के घर से ले गई। क्लोई ने पुलिस और अपनी मां से झूठ बोला कि वह कहां थी। क्लोई की मां ने उसे 1 महीने के लिए घर में ही रहने की सजा दी, ग्राउंडेड कर दिया, जिसका मतलब था कि उसे अपने बुरे इरादे वाले सौतेले पिता के साथ घर में ही रहना पड़ा। इस समय को वह यातना बताती है। 1 महीने बाद क्लोई अपनी सहेली से मिलने गई, जिसने बताया कि उसका एक नया बॉयफ्रेंड है। क्लोई उससे मिलने के लिए घर से निकली, और दोनों लड़कियों को उस बॉयफ्रेंड ने पिक किया, जो असल में
25 साल का एक भारतीय आदमी था। शुरू में क्लोई को वह आदमी अच्छा लगा। शहर के सेंटर में मिले दूसरे आदमियों के मुकाबले वह ज्यादा सभ्य लग रहा था। वह क्लोई और उसकी सहेली को एक दुकान पर ले गया, जहां उसने वोदका की एक बोतल खरीदी। फिर अपने एक दोस्त को साथ लिया और लड़कियों को एक सुनसान जगह पर ले गया। रास्ते में उन आदमियों ने लड़कियों पर सेक्स के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। क्लोई ने मना किया और कहा कि उसे पीरियड्स हो रहे हैं, लेकिन उन आदमियों ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वे वहां पहुंचे तो रात हो चुकी थी और बॉयफ्रेंड क्लोई की सहेली को कार से बाहर ले गया, जिससे क्लोई दूसरे आदमी के साथ अकेली रह गई। उसने कार की पिछली सीट पर उसके साथ रेप किया। यह घटना 2003 में हुई थी। 2022 में क्लोई उन दोनों आदमियों को कोर्ट ले गई, लेकिन दोनों में से कोई भी दोषी नहीं पाया गया। इस घटना के बाद क्लोई की जिंदगी बिगड़ती चली गई। 12 साल की उम्र में उसने बहुत ज्यादा शराब पीना, भारी मात्रा में गांजा पीना और एक्सटेसी जैसे हार्ड ड्रग्स लेना शुरू कर दिया, बस उस बात को दिमाग से निकालने के लिए। वह स्कूल जाने से पहले शराब पीती थी ताकि दिन गुजर सके, और स्कूल में उसकी हाजिरी बहुत कम हो गई। वह और उसकी सहेली स्कूल के समय में शहर के सेंटर में घूमती रहती थी। तब तक घूमती रहती थी जब तक कोई उन्हें कार में बिठा न ले, कोई उन्हें शराब न पिला दे या कोई उन्हें ड्रग्स न दे दे। कई बार ऐसा होता था कि क्लोई 3 दिनों तक गायब रहती थी। इस दौरान उसे एक टैक्सी से दूसरी टैक्सी में भेजा जाता, नशा दिया जाता, उसके साथ बदसलूकी की जाती और रेप किया जाता। हर मामले में अपराधी मुसलमान थे और ज्यादातर पाकिस्तानी थे। एक बार एक अपराधी ने क्लोई का अपहरण कर लिया, जो नशे में गाड़ी चला रहा था, और उसे कब्रिस्तान ले गया। उसने क्लोई को, जो तब भी 12 साल की ही थी, व्हिस्की पिलाई और फिर जबरदस्ती उसके साथ रेप किया। उसने वीर्यपात से पहले ही उसे बाहर निकाल लिया और खाली व्हिस्की की बोतल क्लोई की योनि में जबरदस्ती डाल दी, जहां वह टूट गई। क्लोई ने खुद को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया, लेकिन उससे यह नहीं पूछा गया कि उसे ऐसी चोट कैसे लगी। उसकी जांच की गई, कांच निकाला गया और उसे छुट्टी दे दी गई। कई बार गायब रहने की वजह से पुलिस ने क्लोई से पूछताछ की। हर बार उससे पूछा जाता था कि वह कहाँ थी, किसके साथ थी और क्या कर रही थी। उसने जवाब दिया कि वह कारों में बालिग पुरुषों के साथ सेक्स कर रही थी। जांच शुरू करने और उसके साथ बुरा बर्ताव करने वालों को पकड़ने के बजाय पुलिस ने क्लोई को वेश्या मानकर बात टाल दी। उन्होंने उससे पूछा कि क्या वह सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए अपनी मर्जी से तैयार थी, और क्लोई के यह कहने के बावजूद कि उसे सहमति, कंसेंट शब्द का मतलब नहीं पता, उन्होंने रिपोर्ट में लिखा कि वह सहमत थी। पुलिस को क्लोई और दूसरे गायब बच्चे कई बार गैंग के सदस्यों के साथ कारों में मिले, लेकिन उन्होंने गैंग के सदस्यों से बिना पूछताछ किए ही उन्हें जाने दिया। एक बार क्लोई शहर के सेंटर में थी और एक पुलिस अफसर ने उसे गायब बच्ची के तौर पर पहचाना और पूछा कि वह कहाँ थी। क्लोई ने उस पुलिस अफसर को अपने साथ हुए बुरे बर्ताव के बारे में पूरी बात बताई, लेकिन अफसर का जवाब था कि कुछ नहीं किया जा सकता और क्लोई को जाने दिया गया। स्कूल से बार बार गायब रहने और बिगड़ते व्यवहार के कारण स्कूल ने क्लोई को अक्सर अलग थलग आइसोलेशन में रखा और उसे हर दिन स्कूल के बाद की एक्स्ट्रा क्लास में शामिल होने के लिए मजबूर किया। इससे उसकी इमोशनल हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ और वह अपनी सहेली और उसकी सहेली के बॉयफ्रेंड के साथ समय बिताती रही। यह सब कई सालों तक चलता रहा। वह बॉयफ्रेंड लड़कियों को शराब और ड्रग्स देता था और उन्हें अपने दोस्तों से भी मिलवाता था, जो सभी साउथ एशियन पुरुष थे। एक बार वह लड़कियों को अपनी काम की जगह एक टेक्सटाइल फैक्ट्री से ले गया, जहां उसने क्लोई का रेप किया। इस घटना के बाद क्लोई ने उस सहेली के साथ समय बिताना बंद कर दिया, जो अब तक उसके शोषण के दौरान उसके साथ रही थी। तब तक क्लोई मुस्लिम गैंग के साथ समय बिताने वाली अपनी लाइफस्टाइल की इतनी आदी हो चुकी थी कि वह अपनी सहेली के बिना भी ऐसा करती रही। एक बार देर से घर लौटने पर उसकी मां ने उसे 2 महीने के लिए घर से बाहर निकलने पर रोक ग्राउंडेड लगा दी।
सौतेले पिता से और ज्यादा दुर्व्यवहार के डर से क्लोई अपनी मां के काम पर होने के दौरान पास के सोशल सर्विस ऑफिस गई और उनके खिलाफ शिकायत की। सोशल वर्कर्स ने क्लोई से दुर्व्यवहार के बारे में पूछताछ की, जिसके बाद उसकी मां और सौतेले पिता को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की गई। दोनों ने दुर्व्यवहार की बात से इनकार किया और उन्हें बिना किसी आरोप के छोड़ दिया गया। क्लोई ने सोशल सर्विस से और गुहार लगाई और आखिरकार उसे घर से निकालकर फोस्टर केयर में भेज दिया गया। वह एक ऐसे जोड़े के साथ रहती थी जो कई अन्य फोस्टर बच्चों की देखभाल करते थे, और हालांकि उसे वे घमंडी और जजमेंटल लगते थे, फिर भी उसे उनके साथ कुछ हद तक स्थिरता मिली। लेकिन यह ज्यादा समय तक नहीं चली। वह अभी भी उसी शहर में रह रही थी, इसलिए जब वह शहर के सेंटर में जाती थी, जैसा कि वह अक्सर अकेले और फोस्टर केयरर्स के साथ करती थी, तो मुस्लिम गैंग उसे पहचान लेते थे और उसे निशाना बनाते थे।